Once again, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about medieval history of India. इससे पहले वाली वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस किया था, ठीक है। सो इसके अंदर मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए थे उन सबको हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, अगर एंशियंट हिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं मिडिवल हिस्ट्री से बिना टाइम वेस्ट किए। अपने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री जो मैंने कवर करा दिया आपको, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हम इंडिपेंडेंस वाला जो पूरा हमारा स्ट्रगल रहा था वो सब डिस्कस करेंगे। जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसकी एंडिंग होती है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के साथ, ठीक है। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के कुछ कारण हमें देखने होंगे। सबसे पहले तो बाहर से इन्वेजन्स हो रहे थे। सबसे ज़्यादा जो इन्वेजन्स किए थे गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे वो हून्स ने किए थे, ठीक है। ये जो हून्स हैं ये एक ट्राइबल ग्रुप था। ये बाहर से एक पावर हमारे इंडिया के ऊपर अटैक कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए थे। अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, देखो गुप्ता एम्पायर वैसे तो बहुत पावरफुल था, लेकिन जब गुप्ता एम्पायर का एंड का पीरियड चल रहा था, मीन्स जब लास्ट में इतने पावरफुल रूलर्स नहीं रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे इन हून्स ने अटैक किया और इसी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस गुप्ता एम्पायर को, मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका था, लास्ट में कुछ वीक रूलर्स ही रह गए थे। इस वजह से गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है। और गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन होने के साथ देखो हून्स ने जो इन्वेजन्स करे थे वो कंटिन्यू रहे थे। देखो एक तो इनका मेजर रोल था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के अंदर, और दूसरी बात ये जो हून्स थे इन्होंने बाद में भी काफ़ी लंबे टाइम तक हमारे इंडिया के ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स किए थे। ये हून्स थे ना, ये एक बहुत बड़े ट्राइब के अंदर आते थे, एक बहुत बड़े ग्रुप के अंदर आते थे। इनकी आर्मी बहुत बड़ी होती थी, ठीक है। इनके आने की वजह से हमारे बहुत सारे ट्रेड रूट्स डिसरप्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये लोग जब आते थे, अब देखो अटैक करने के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जहाँ जिन रास्तों से ये लोग आएंगे वहाँ से मानो कोई ट्रेड होता होगा तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब हून्स यहाँ पे जब आते थे इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए, इसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता था, एग्रीकल्चरल लैंड्स भी अफेक्ट होती थी। तो इन सब वजह से जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी थी उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हून्स अटैक करते थे तो ये हमारी बहुत सारी सिटीज़ और टाउन्स के अंदर लूट मार मचाते थे। शिफ्ट इन कल्चरल प्रैक्टिसेस इन सम एरियाज़, देखो ये हून्स जो आए थे ये बाहर की पावर थी, ठीक है। ये जब इंडिया में आए ये अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, अपना रिलीजन लेके आए। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जब ये लोग अटैक करते हैं यहाँ की कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी इम्पैक्ट करती हैं। और ऑब्वियसली उन्होंने भी हमारे कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट किया होगा, ठीक है, लेकिन उनका भी इन्फ्लुएंस हमारे रीजन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब जो हून्स अटैक करते हैं इनके बाद कुछ देखो, जब गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल होता है, गुप्ता एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, उसके डाउनफॉल के बाद क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पावर्स जो हैं वो इमर्ज होती हैं, ठीक है। अब ये रीजनल पावर्स में से कुछ रीजनल पावर्स बहुत पावरफुल हो गई थी, कुछ रीजनल पावर्स काफ़ी ज़्यादा वीक थी, जैसे वकाटकास, मैत्रिकास, पुष्यभूति डायनेस्टी। ये सारी डायनेस्टी इस पीरियड के अंदर प्रोमिनेंस में आ गई थी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोखरी डायनेस्टी की। ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग गुप्ता के फ्यूडेटरीज थे, इनके अंडर काम करते थे, ठीक है, ओरिजिनली। और उसके बाद जब गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल होता है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। इन्होंने कन्नौज के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश किया 6th सेंचुरी के आसपास, और इन्होंने यूपी और मगध वाले बहुत सारे रीजन के अंदर कंट्रोल किया था, ठीक है। मोखरी डायनेस्टी, अब जो आगे हम डायनेस्टी पढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी, इन दोनों डायनेस्टीज़ के बीच में मैट्रिमोनियल रिलेशंस भी थे। मींस जो वर्धन डायनेस्टी है इसमें हर्षवर्धन एक किंग थे, उनकी जो बहन है उसकी शादी उनकी शादी मोखरी डायनेस्टी के एक किंग के साथ की गई थी, ठीक है। चलिए, इसीलिए जो हर्षवर्धन है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मोखरी डायनेस्टी को। और उसके बाद क्या होता है, मोखरी डायनेस्टी के जो किंग थे जिनकी शादी हर्षवर्धन की बहन के साथ हुई थी, ठीक है, उनका मर्डर कर दिया जाता है और उनकी बहन को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। इसी का बदला जो हर्षवर्धन है वो लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ वर्धन डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे थे हर्षवर्धन, ठीक है। इनके नाम से आपको याद रहेगा वर्धन डायनेस्टी। इनको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये 6th से 7th सेंचुरी के अंदर इस पूरी डायनेस्टी ने रूल किया था। सबसे पहले थानेश्वर जो एक रीजन है ये हरियाणा के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे ये डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। और उसके बाद कन्नौज के अंदर जब मोखरी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है और आगे कोई भी पर्सन नहीं था जो मोखरी डायनेस्टी में रूल करे,
तो हर्षवर्धन कन्नौज में शिफ्ट हो जाते हैं, कन्नौज को अपनी कैपिटल सिटी बनाते हैं और फिर वो रूल करते हैं। ठीक है, चलिए, और गुप्ता एम्पायर के बाद अगर कोई बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट होता है तो वो हर्षवर्धन का ही था। ठीक है, वर्धन डायनेस्टी ने काफ़ी सारे रीजन को कंसोलिडेट कर रखा था। ठीक है, चलिए, अब ये जो कन्या कुब्जा ये वर्ड यूज़ किया गया है ये कन्नौज के लिए यूज़ किया गया है और कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल सिटी बनाया था। ठीक है, पहले मोखरी डायनेस्टी की कैपिटल सिटी थी, बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। अब देखो, हर्षवर्धन की डेथ के बाद कोई भी आगे सेम यही सिचुएशन हो गई मोखरी डायनेस्टी वाली, यहाँ पे भी कोई सक्सेसर नहीं था रूल करने के लिए, तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यशोवर्मन एक पर्सन है जिन्होंने वर्मन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, सो यहाँ पे अब कन्नौज के अंदर आ जाती है वर्मन डायनेस्टी, और ये वर्मन डायनेस्टी मिड 7th सेंचुरी से लेके लेट 8th सेंचुरी तक रूल करती है। नेक्स्ट, ये वर्मन डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आती है अयुध डायनेस्टी। अयुध डायनेस्टी भी काफ़ी शॉर्ट पीरियड तक ही रूल कर पाती है और इन्होंने भी कन्नौज के अंदर ही रूल किया था। ठीक है, वज्रायुध इसके फाउंडर हैं इस पूरी डायनेस्टी के, और चक्रायुध इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे थे। ठीक है, अब जब आगे हम पढ़ेंगे ना, एक स्ट्रगल हुआ था जिसका नाम है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि कन्नौज के लिए पाल्स, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास आपस में लड़ाई कर रहे थे और ये चाहते थे कि ये कन्नौज के ऊपर रूल करें। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पर बंगाल में पाल डायनेस्टी थी और इस रीजन में गुजर प्रतिहार्स थे और ये दक्कन वाले रीजन के अंदर राष्ट्रकूटास थे। ये तीनों चाहते थे कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना और यहाँ पे कन्नौज में रूल कर रही थी अयुध डायनेस्टी। सो अयुध डायनेस्टी जो है ये कन्नौज के अंदर रूल कर रही थी और ये तीनों पावर्स चाहती थी कि कन्नौज को जो है ये अपने एम्पायर के अंदर जो है इस रीजन को कवर कर लें। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कन्नौज जो है ना ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था एग्रीकल्चर के लिए भी, क्योंकि यहाँ से गंगा रिवर, यमुना रिवर का जो पूरा फर्टाइल प्लेन है वो लोकेटेड है। और ये जो कन्नौज सिटी थी ये फोर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी सही थी, मींस एकदम सिक्योर रीजन था, इसको आसानी से फोर्टिफाइड किया जा सकता था और यहाँ पे जल्दी से अटैक्स भी नहीं होते थे। और कन्नौज के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स थे और बहुत ही हम कह सकते हैं प्रॉस्पर सिटी थी। जब महाजनपद की हमने बात की उस टाइम पे मगध की जितनी इंपॉर्टेंस थी इस टाइम पर कन्नौज की उतनी ही इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, सो कन्नौज के लिए ये तीनों पावर्स आपस में फाइट कर रही थी और इसी को ही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये 8th और 9th सेंचुरी के आसपास की बात है। यहाँ पर इस पूरे स्ट्रगल को कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरीके का ट्रायंगल ही बनता है। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों पावर्स फाइट कर रही हैं। ठीक है, 3 मेजर एम्पायर थे, हमने देख लिया। पाल्स जो हैं ये बंगाल और बिहार में रूल कर रहे थे, और प्रतिहार्स जिनको गुर्जर प्रतिहार भी बोला गया ये अवंती में रूल कर रहे थे, और राष्ट्रकूटास दक्कन के अंदर रूल कर रहे थे। सो इस टॉपिक को भी मैंने डिटेल में कवर कराया है, आप प्लीज़ जाके देख लेना, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं अरब और टर्किश इन्वेडर्स। ये लोग इन्वेड करते हैं, ये लोग इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो पहला अरब लोगों ने अटैक किया था या फिर इन्होंने हमारे इंडिया के अंदर एंट्री की थी वो 636 और 7 AD के आसपास की थी। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध को कॉन्स्क्वेट करते हैं। सिंध जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी सारी पावर्स हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करती हैं और यहीं से ही इस्लाम रिलीजन का हमारे इंडिया में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग अरब थे और अरब कंट्रीज़ आप जितनी भी देखोगे वहाँ पे मोस्टली इस्लाम रिलीजन को ही फॉलो किया जाता है। तो ये लोग आएंगे ऑब्वियसली अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को भी साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, और कुछ जो अरब थे वो मालाबार कोस्ट के अंदर सेटल हो गए और कुछ कोरोमंडल कोस्ट के अंदर सेटल हो गए थे। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग का नाम बताती हूँ, शायद आप इनके बारे में जानते भी होंगे, जिनका नाम है महमूद गजनी। इन्होंने इंडिया के अंदर काफ़ी बार अटैक किया था। ये वही महमूद गजनी है जिसने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात के अंदर लोकेटेड है वहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, महमूद गजनी जब इंडिया के अंदर अटैक करता था ये हमारे इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं उन पे ज़्यादा अटैक करता था, उनको डिस्ट्रॉय करता था। इन्होंने 17 बार हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करते हैं कुतुबुद्दीन
ऐबक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब हम दिल्ली सल्तनत को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत में 5 रूलिंग डायनेस्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश भी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में। खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, देन सैयद डायनेस्टी आती है और लोधी डायनेस्टी आती है, ठीक है। और उसके बाद मुगल्स आते हैं। मुगल्स आपको पता है, इनको हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। सो मुगल्स जो हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। और उनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है और फिर हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर एक बहुत फेमस किंग है जिनका नाम है कृष्णा देवा राया। ये बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे थे। ये जो किंग हैं इन्होंने भी काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी थी, लिटरेरी वर्क इन्होंने काफ़ी सारा लिखा था। वो भी हमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा जब हम विजयनगर एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे। इस एम्पायर को बनाया था या एस्टेब्लिश किया था 2 ब्रदर्स ने जिनका नाम है हरिहरा और बुक्का। और प्रेजेंट डे उस रीजन को हम अब हम्पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के बाद बामनी किंगडम साउथ के अंदर आता है, ठीक है। ये जो बामनी किंगडम है इसमें मुस्लिम्स ने रूल किया था, ठीक है। और ये दक्कन वाले रीजन के अंदर, ऑब्वियसली साउथ में दक्कन वाला रीजन। और उसके बाद ये हम कह सकते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम साउथ इंडिया के अंदर बना था, ठीक है। बैटल ऑफ तल्लीकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कृष्णा रिवर पर हुआ था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बेसिकली जो ये वीडियो है ना इसमें हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, ठीक है। डिटेल में हम बाकी जो बाद की वीडियोस आएंगी उनमें पढ़ेंगे। और उसके बाद भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है। भक्ति मूवमेंट भी हमारे जो मिडेवल हिस्ट्री है इसी का ही पार्ट है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की तो वो वीडियो आप प्लीज़ जाके देख लेना। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कॉलेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्योग्राफी की BA फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर की वीडियोस डल चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी मिलेंगी आपको एंड हिस्ट्री की भी। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।